हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। डेफिनेटली आज की वीडियो में हम लोगों ने जो भी लास्ट सेशन में पीवट पॉइंट को पढ़ा था डिटेल में, उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग सेकंड पार्ट इसको कवर करते हैं। पहले देख लेते हैं हम लोग ने लास्ट पार्ट में क्या क्या पढ़ा था। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने पीवट पॉइंट को डिटेल में समझा था, ठीक है। पहले हमने समझा था कि पीवट पॉइंट कैसा होता है, उसमें रेजिस्टेंस लेवल कौन कौन से होते हैं। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सपोर्ट लेवल क्या होता है, पीवट पॉइंट से किस बेसिस पे आप लोग बुलिश बायसनेस और बेरिश बायसनेस को डिसाइड कर सकते हो। फिर हमने बाइंग स्ट्रेटजी को समझा था, किस तरीके से पीवट पॉइंट का यूज़ करके आप बाइंग स्ट्रेटजी डेवलप कर सकते हो, ठीक है। उसमें बेसिकली आप किस तरीके से टारगेट लेवल और स्टॉप लॉस लेवल फाइंड कर सकते हो विद प्रॉपर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग और ट्रेलिंग एसएल के साथ। फिर इसी पाइवट पॉइंट का हम लोगों ने यूज़ करके बताया था कि सेल स्ट्रेटजी कैसे डेवलप करें, यानी कि सेल ट्रेड के लिए किस तरीके से कंडीशन डेवलप होगी, तो उसको डिस्कस किया था। इस पर भी हम लोगों ने टारगेट लेवल्स किस तरीके से निकालेंगे, स्टॉप लॉस किस तरीके से अरेंज करेंगे, इसको डिस्कस किया था। तो डेफिनेटली वो वीडियो बहुत ही लेंथी हो गई थी, इस वजह से मैंने कहा था कि इस पीवट पॉइंट को हम लोग सेकंड पार्ट कवर करेंगे, जिसमें बेसिकली हम लोग रिवर्सल कॉन्सेप्ट जो होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। पीवट पॉइंट के साथ कुछ अदर इंडिकेटर जो भी लगाते हैं उसको डिस्कस करेंगे, और कुछ कॉमन मिस्टेक जो ट्रेडर्स करते हैं और कुछ एरर जो अवॉइड करना चाहिए क्या क्या, वो सब आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। सो वेलकम टू दिस चैनल। डेफिनेटली जो हमारी 90 डेज ट्रेडिंग सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग ने ऑलरेडी बहुत कुछ कवर रखा है, जिसमें हमने टेक्निकल एनालिसिस को कवर किया है, चार्ट पैटर्न को कवर किया है, ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को कवर किया है, बहुत सारे ईएमए, आरएसआई और एमएसीडी, एडीएक्स, बॉलिंजर बैंड, ठीक है, बहुत सारे इंडिकेटर्स भी कवर किए हैं, जिसमें मैंने प्रॉपर एसएल कैसे लगाना है, एंट्री कैसे लेना है, ठीक है, टारगेट क्या क्या रखना है, वो सब डिस्कस किया है। तो इस 90 डेज ट्रेडिंग सीरीज में मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ कवर कर रखा है। तो आने वाले पार्ट में बेसिकली हम लोग एसएमसी को डिस्कस करेंगे, आईसीटी को डिस्कस भी करेंगे डिटेल में, प्राइस एक्शन को और अच्छे से समझेंगे, कुछ साइकोलॉजी को और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। उसी के साथ हम लोग कुछ बेसिकली फेयर वैल्यू गैप कैसे फाइंड करते हैं, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है, डिस्काउंट प्रीमियम क्या होता है, वो सब आने वाले पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि ये 90 डेज ट्रेडिंग से कंप्लीट फ्री होने वाली और बहुत ही नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। तो पहली बार आया था चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके, जो भी अभी अच्छे अच्छे पार्ट्स आने वाले हैं वो तुमको मिल सकें। और वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को शेयर भी कर देना उन दोस्तों के साथ जो बेसिकली ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं और प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं और हम लोग समझते हैं रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ये क्या होता है। रिवर्सल कॉन्सेप्ट तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, जिसमें यहाँ से बेसिकली मार्केट अप से एक डंप हो जाए, या बेसिकली गिरते हुए मार्केट अचानक से पंप हो जाए, तो ये जो मूवमेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सल। ये ऑलरेडी मैंने एक चार्ट पैटर्न में डिस्कस किया। रिवर्सल पैटर्न्स कुछ होते हैं जिसमें एम टॉप बनता है, या डब्ल्यू बॉटम बनता है, ठीक है, या बेरिश फ्लैग बनता है, या बुलिश फ्लैग बनता है, वो सब मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो यहाँ पे रिवर्सल पिवट पॉइंट किस तरीके से यूज़ करोगे, तो देखो यहाँ पे हम लोग सेल करेंगे एट 3 लेवल। लास्ट पार्ट में मैंने बताया था कि एक पीवट इंडिकेटर किस तरीके से काम करता है। तो एक पीवट पॉइंट होता है, इसके ऊपर एक R1 रेजिस्टेंस होता है, इसके ऊपर एक R2 रेजिस्टेंस होता है, इसके ऊपर R3 रेजिस्टेंस होता है। चलिए इसके नीचे ले जाओगे तो एक S1 सपोर्ट होता है, एक S2 सपोर्ट होता है और एक S3 सपोर्ट होता है। तो इस तरीके से पूरी तरीके से पीवट पॉइंट इंडिकेटर दिखता है। तो रिवर्सल स्ट्रेटजी कहाँ काम करती है, रेजिस्टेंस 3 पे और सपोर्ट 3 पे। किस तरीके से, देखो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि प्राइस को R3 पे पहुंचने दो, यानी कि पीवट पॉइंट से ऑलरेडी प्राइस ने R1 को ब्रेक किया है, फिर बेसिकली R2 को ब्रेक किया है, और अब ये R3 पे चला गया है। तो यहाँ पे R3 पे तुम क्या करोगे, प्राइस का बिहेवियर को नोटिस करोगे, प्राइस का बिहेवियर नोटिस करोगे, या उसी के साथ साथ तुम ऐसा कोई रिवर्सल पैटर्न खोजोगे। मैंने चार्ट पैटर्न में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कौन कौन से रिवर्सल पैटर्न होते हैं, जिनके बेसिस पे आप बेसिकली एक रिवर्स साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। उसी के साथ कुछ ऐसे कैंडल स्टिक भी होते हैं जो बियरिश पैटर्न को रिवर्स करते हैं, जैसे शूटिंग स्टार हो गई या बियरिश इनगल्फिंग हो गई। तो R3 बस बेसिकली तुम्हें एक प्राइस का बिहेवियर नोटिस करना होगा, ठीक है, क्या बिहेवियर शो कर रहा है, उसमें किस तरीके से बियरिंग पैटर्न ऑब्जर्व होता है, लाइक शूटिंग स्टार या बियरिश इनगल्फिंग। और उसी के साथ अगर तुमने RSI लगा लिया और RSI भी 70 से ऊपर चल रहा है, तो इसका मतलब सिंपल है कि यहाँ पे एक ओवरबॉट रीजन आ चुका है। अब यहाँ से एक मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है। और अगर प्राइस एक्शन ने भी कंफर्म कर दिया, या किसी टेक्निकल एनालिसिस ने कंफर्म कर दिया, लाइक कोई ट्रेंड लाइन बना लिए, ठीक है, उसी के साथ कोई कैंडल स्टिक दिन गई बेयरिश वाली, तो वहाँ पे आप एक डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। और अगर वैल्यूम का इंक्लूडेड कर लेते हैं, तो बढ़ते हुए में जब मार्केट हो तो वैल्यूम डिक्रीज कर रहा हो, तो ये बोलते हैं डाइवर्जेंस, जहाँ प्राइस तो बढ़ रहा होता है बट वैल्यूम डिक्रीज कर रहा होता है। तो फिर भी एक कंफर्मेशन अगर बेरिश कैंडल बनती है विद हाई वैल्यूम के साथ, तो डेफिनेटली इसका मतलब होता है कि एक रिवर्स साइड ट्रेड जा सकता है, ठीक है। प्लेस स्टॉप लॉस कैसे लगाओगे, तो हमेशा R3 के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाओ, या जो भी आपका ये स्विंग बना के आया हाई, उसका एसएल लगा सकते हो। टारगेट क्या रख सकते हो, सबसे पहले R2 रखो, R2 पे 50% प्रॉफिट बुक कर लो, ठीक है, रेस्ट को बेसिकली R1 तक की ले जाओ।
और एसएल को ट्रेल करके बेसिकली ब्रेक इवन पे ले आओ। तो इस तरीके से बेसिकली सेल स्ट्रैटेजी बेसिकली रिवर्सल स्ट्रैटेजी पिवट पॉइंट में काम करती है। आरपी पे बेसिकली तुम्हें प्राइस का बिहेवियर देखना पड़ता है। यहाँ बेसिकली डाइवर्जेंस कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो। अगर प्राइस बढ़ रहा था तो प्राइस घट रहा है, फिर अचानक से अगर देख समय प्राइस ने वैल्यूम ने जंप मारा और आरएसआई भी देख लिया अगर 70 से ऊपर है, तो उस केस बेसिकली आप यहाँ पे एक सेल साइड का प्लान रिवर्सल के लिए कर सकते हो। यहाँ टारगेट कितना रख सकते हो, R2 और नेक्स्ट टारगेट R1। R2 पे 50% प्रॉफिट बुक कर लो, रेस्ट को R1 तक के ले जाओ और ब्रेक इवन पे एसएल को ट्रेल करके ले आओ। और पहले एसएल लगाना कहाँ होगा, तो हमेशा स्विंग हाई का लगाना या R3 के टॉप का लगाना। तो इस तरीके से पूरा आप रिवर्सल स्ट्रेटजी सेटअप बिल्ड कर सकते हो पिवट पॉइंट का यूज़ करके। अब बेसिकली बुलिश रिवर्सल कैसे फाइंड करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट है। पिवट पॉइंट ये रहा, यहाँ बेसिकली S1 सपोर्ट होगा, यहाँ S2 सपोर्ट होगा, यहाँ पे S3 सपोर्ट होगा। प्राइस बेसिकली नीचे गिर रहा होगा, S1 को तोड़ेगा, S2 को तोड़ेगा और बेसिकली S3 पे यहाँ पे प्राइस होल्ड कर रहा होगा। जब यहाँ प्राइस होल्ड कर रहा होगा तो तुम्हें अब यहाँ पे एक बुलिश रिवर्सल प्लान करना है। अब कैसे प्लान करोगे, तो जब ये गिर रहा था तो बेसिकली वैल्यूम धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा था, वैल्यूम धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा था। प्राइस गिर रहा है और वैल्यूम डिक्रीज कर रहा था। फिर यहाँ पे तुम्हें क्या देखना है, पहले तो डाइवर्जेंस दिख गया वैल्यूम का, फिर आरएसआई को देखना है। आरएसआई बेसिकली 30 के नीचे हो, यानी कि ओवरसोल्ड में जा चुका हूँ। ये सेटअप बता रहे किस तरीके से ये सेटअप बिल्ड होगा, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हें सेटअप पे काम करना है ना। ये थोड़ी कि आप S3 पे आ गए तो हमें बेसिकली प्लान कर लेना है बाय का, तुम्हें सेटअप देखना है। तो सेटअप किस तरीके से बिल्ड होगा, प्राइस गिर रहा होगा, वैल्यूम डिक्रीज कर रहे होंगे और आरएसआई बेसिकली 30 के नीचे होगा। तब यहाँ पे आप कोई तरीके का बुलिश कंफर्मेशन देखोगे। अब बुलिश कंफर्मेशन में या तो तुम कोई टेक्निकल लाइन से लगा लो, लाइक कोई ट्रेंड लाइन बना लो जिसका ब्रेकआउट आ रहा हो, या कोई चार्ट पैटर्न बेसिकली डब्ल्यू टॉप देख लो, डब्ल्यू बॉटम देख लो, या बेरिश जो बुलिश फ्लैग होता है ऐसे टाइप का, एच टाइप का, उसको देख लो। ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है ये सब, ठीक है। और उसी के साथ बेसिकली किसी का कैंडलस्टिक पैटर्न दिख गया, कोई बुलिश लाइक आप कह सकते हो हैमर दिख गया या बुलिश इनफल्फिंग दिख गया, तो उस केस में बेसिकली आप बाय साइड का ट्रेड प्लान करो। एसएल क्या होगा, तो जो भी ये लो लगाएगा स्विंग उसका एसएल लगा सकते हो, या बेसिकली S3 का लो भी आप एसएल लगा सकते हो। टारगेट पहले S2 रखो, S2 पे 50% प्रॉफिट बुक करो, रेस्ट 50% को S1 तक ही ट्रेल करो, ठीक है। और जैसे ही S2 पे आ जाए प्राइस तो उस केस में अपना एसएल को ब्रेक इवन ले आओ। तो ये पूरा सेल साइड का सेटअप होता है, ठीक है। तो बुलिश आप इस तरीके से और बेरिश आप काम कर सकते हो। बेरिश में आप R3 पे बिहेवियर चेक करोगे प्राइस का, और बुलिश में बेसिकली आप S3 सपोर्ट पर प्राइस का बिहेवियर चेक करोगे। वैल्यूम ये बेरिश में क्या हो रहा था, बढ़ता हुआ प्राइस में वैल्यूम डिक्रीज कर रहा हो, RSI 70 के ऊपर चला हो, फिर यहाँ बेसिकली कोई रिवर्सल पैटर्न देखो या डेफिनेटली कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखो, शूटिंग स्टार, बेरिश इनगल्फिंग। बुलिश में S3 का सपोर्ट में देखो क्या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, लाइक बुलिश हैमर कह सकते हो या बुलिश इनगल्फिंग। उसी के साथ कोई कंटिन्यूस रिवर्सल पैटर्न फॉर्मेशन कर रहा हो। वैल्यूम गिर, जब ये प्राइस नीचे गिर रहा था तो वैल्यूम भी गिर रहा था, ठीक है। और RSI बेसिकली 30 के नीचे हो, उस तरीके से आप बेसिकली एक रिवर्सल स्ट्रैटेजी काम कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजीज होती है, सब बहुत अच्छे से काम करती हैं। Reversal trade external level S3 R3 high risk trade, only trade these trades when you see clear reversal pattern with volume confirmation, always use strict stop loss। वेरी इंपॉर्टेंट कि R3 और S3 बहुत ही क्रूशियल लेवल होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उसने R1 R2 को ब्रेक किया होता है, S1 S2 को ब्रेक किया होता है। तो डेफिनेटली जब ये दोनों ऑलरेडी रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक हो चुके होते हैं तो R3 S3 पे आप रिवर्सल के लिए बहुत ही मतलब एक्सट्रीम लेवल का रिवर्सल ट्रेड ही कंफर्म करो, क्योंकि ये R3 को भी ब्रेक कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी उसने दो रेसिस्टेंस दो सपोर्ट को ब्रेक किया है। तो ये बहुत ही हाई रिस्की ट्रेड्स होते हैं। तो बहुत ही क्लियर कंफर्मेशन जब मिले, कोई रिवर्सल पैटर्न ऑब्जर्व हो वैल्यूम कंफर्मेशन के साथ, तो उस केस में आप ट्रेड को लो विथ प्रॉपर एसएल, ठीक है। विदाउट एसएल काम मत करो। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द रिवर्सल स्ट्रैटेजीज किस तरीके से काम करती हैं। कुछ बेस्ट इंडिकेटर कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, ठीक है, यानी पिवट पॉइंट का किसी और के साथ। तो पिवट पॉइंट में अगर RSI 50 से ऊपर है और प्राइस भी पिवट पॉइंट के ऊपर है, यानी कि पिवट पॉइंट था ये, प्राइस इसके ऊपर चल रहा था और RSI भी 50 के ऊपर चल रहा था, तो उस केस में बेसिकली यहाँ पे किसी तरीके से बुलिश कंफर्मेशन मिलता है तो आप ट्रेड अपसाइड का ले सकते हो। उस तरीके से अगर पिवट पॉइंट के नीचे प्राइस चल रहा था और RSI 50 के नीचे चल रहा था, यहाँ पे किस तरीके से अभी बेरिश सिग्नल मिलता है तो आप सेल साइड का प्लान कर सकते हो। तो ये सब बहुत छोटे छोटे सेटअप है लेकिन बहुत ही हाई एफिशिएंसी रखते हैं। अगर RSI 70 के ऊपर है तो बाइंग मत करो, और RSI अगर 30 से नीचे है तो सेल मत करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो पिवट पॉइंट का यूज़ करके आप RSI के साथ कंबाइन कर सकते हो। वैल्यूम भी देख सकते हो कि अगर ब्रेकआउट पर पिवट लेवल पर वैल्यूम बढ़ता हो तो बाय की तरफ जाओ, अगर पिवट लेवल्स पर वैल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो आप बेसिकली वेट करो।
अगर पिवट पॉइंट लेवल पर वैल्यूम स्पाइक करता है, हमेशा ओबीवी इंडिकेटर का भी यूज़ करो। तो कुल मिला के ये है कि पिवट पॉइंट ये R1, R2, R3 है। तो मान लेते हैं पिवट पॉइंट पर जब वैल्यूम टूटते हुए बढ़ रहा है, तो यहाँ अगर वैल्यूम बढ़ रहा है और R1 को ब्रेक किया वैल्यूम के साथ, तो डेफिनेटली R1 पे आप ट्रेड लिख सकते हो, R2 का टारगेट रख सकते हो। सिमिलरली अगर एक पिवट पॉइंट है और इसने पिवट पॉइंट के नीचे चल रहा है और ये सपोर्ट S1 पर आया और इसको ब्रेक किया विद हाई वैल्यूम के साथ, तो उस केस में बेसिकली आप ट्रेड लेके S2 का टारगेट रख सकते हो। तो वैल्यूम के बेसिस पे भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो आरएसआई के साथ तो बहुत अच्छे से काम करेगा, वैल्यूम का यूज़ भी कर सकते हो आप। कुछ और कॉन्सेप्ट भी होते हैं, लाइक बेसिकली मूविंग एवरेजेस यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं पिवट पॉइंट के ऊपर प्राइस चल रहा है, उसी के साथ ये ईएमए के भी ऊपर चल रहा है प्राइस, तो उस केस में बेसिकली आप बाय साइड का ट्रेड प्लान करो। सिमिलरली बेसिकली प्राइस जो है वो पिवट पॉइंट के नीचे चल रहा हो और ईएमए के भी नीचे चल रहा हो, तो उस केस में बेसिकली आप सेल साइड के लिए प्लान कर सकते हो। तो मूविंग एवरेजेस का यूज़ करके आप भी और अच्छे से ट्रेड एक्यूरेसी बिल्ड कर सकते हो। वीवैप का भी यूज़ कर सकते हो कि अगर प्राइस जो है वो वीवैप के ऊपर चल रहा हो और ये पिवट पॉइंट के भी ऊपर चल रहा हो, तो सेम वही लॉजिक ईएमए का, आप बाय साइड से आओ। सिमिलरली अगर वीवैप के नीचे प्राइस चल रहा हो और ये पिवट पॉइंट के भी नीचे प्राइस चल रहा हो, तो उस केस में बेसिकली आप सेल साइड के लिए प्लान कर सकते हो। तो ये बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है, तुम किसी एक स्ट्रैटेजी पे भी काम करके एक्यूरेसी अच्छे से मास्टर करके उसमें काम कर सकते हो, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द इंडिकेटर कॉम्बिनेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट आरएसआई का यूज़ करो और ईएमए का यूज़ करो विद पिवट पॉइंट, बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी कॉम्बिनेशन बन जाएगा। हमेशा 2-3 कंफर्मेशन इंडिकेटर यूज़ करो, ज़्यादा इंडिकेटर ओवरलोड करोगे तो एनालिसिस पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सो दिस इज़ द सिंपल कॉन्सेप्ट जहाँ पे आप बेसिकली इंडिकेटर का यूज़ भी कर सकते हो पिवट पॉइंट के साथ। अब बेसिकली अगर आप इंडियन मार्केट में काम कर रहे हो तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि पिवट पॉइंट के बेसिस पे ट्रेड का प्लान करते हो। तो पिवट पॉइंट का जो होता है टाइम जोन वो हमेशा मिड जोन होता है। तो पिवट पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो जब भी पिवट इंडिकेटर लगाया करो तो हमेशा मीडियम टाइम को प्रेफर किया करो, स्टार्टिंग टाइम को इग्नोर किया करो और लास्ट टाइम को इग्नोर किया करो। तो वही कह रहा है, अगर इंडियन मार्केट में काम कर रहे हो तो सबसे पहले शुरुआत का 1 घंटे में आप प्राइस को स्टैब्लिश होने दो, पिवट लेवल पर रेस्पेक्ट मिलने दो। तो बेसिकली मीडियम टाइम जो होता है 10:30 से 1:30 उसके बीच में काम किया, क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ही हाई होती है। लास्ट बेसिकली भी आवर में अवॉइड किया, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी भी कम होता है, मार्केट बहुत ही चॉपी होता है। तो फर्स्ट 30 मिनट बेसिकली ऑब्जर्व किया करो कि किस तरीके से पिवट लेवल को वो काम कर रहा है। उसके बाद पहले 5 मिनट तो बिल्कुल ही अवॉइड, क्योंकि बहुत ही हाई वोलेटिलिटी होती है, तो वहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट भी आ सकता है। इस तरीके से आप किसी और मार्केट में भी काम कर रहे हो तो याद रखो, जो शुरुआती टाइम होता है उसमें इग्नोर करो और जो बेसिकली लास्ट टाइम है उसको। बीच का टाइम बेसिकली आपको मिल जाता है कि क्या ये पिवट लेवल को किस तरीके से काम कर रहा है। पिवट लेवल के ऊपर प्राइस चल रहा है तो बेसिकली मीडियम जोन में आप अपसाइड ट्रेड कर सकते हो। पिवट लेवल के नीचे चल रहा है तो मीडियम जो टाइम आएगा उसमें आप सेल साइड का प्लान कर सकते हो। तो डेफिनेटली पिवट इंडिकेटर यूज़ करके आप जो मीडियम स्टार्टिंग और लास्टिंग अवॉइड कर सकते हो टाइम, बीच वाले टाइम में प्रेफर करो। अब तो ओवरऑल अब बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट कवर हो गए पिवट पॉइंट। ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से इसको डिटेल में समझाया था, इसकी बाइंग और सेलिंग स्ट्रैटेजी। आज की वीडियो में हम लोगों ने कुछ रिवर्सल कॉन्सेप्ट को पढ़ा, उसी के साथ मैंने कहा कि अगर पिवट पॉइंट को आरएसआई और ईएमए के साथ इंक्लूड कर दोगे तो भी आपकी हाई कॉम्बिनेशन प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी बिल्ड हो सकती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट। अब यहाँ से हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं अवॉइडिंग मैटर, लाइक कब काम नहीं करना चाहिए, बेस्ट मार्केट, ट्रेंडिंग मार्केट। तो क्लियर डायरेक्शन मिल जाता है पिवट पॉइंट लेवल पे, ठीक है। जब भी ट्रेंडिंग मार्केट हो तब ये काम कर सकता है। रेंज बाउंड मार्केट में R1 S1 के बीच में झूला करता है तो उस केस में आप बेसिकली स्कैल्पिंग प्लान कर सकते हो, ठीक है। हाई वैल्यूम डेज जिस दिन हो उस दिन बहुत अच्छे से पिवट लेवल काम करते हैं, और नॉन वोलेटिल डेज में अवॉइड हाई वोलेटिल न्यूज़, यानी कि जब भी न्यूज़ यूज़ हो तो अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। तो कब काम करो, या तो मार्केट बहुत ट्रेंडिंग हो या बहुत ही रेंज बाउंड बाउंड हो, तो उस केस में आप एस स्कैल्पल का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप बेसिकली होल्डिंग पावर रखो, वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए जब भी काम करो, ठीक है। जब भी न्यूज़ यूज़ हो तो आप अवॉइड कर सकते हो। कंडीशन कब तक अवॉइड करना चाहिए, तो न्यूज़ अनाउंसमेंट जब भी किसी तरीके से न्यूज़ हो अवॉइड करो। अर्निंग रिलीज़ या किसी एसेट का या किसी भी स्टॉक का अर्निंग आ रही हो तो अवॉइड करो। कोई इकोनॉमिक डेटा रिलीज़ हो रहा है तो अवॉइड करो। जब लो वैल्यूम हो उस दिन भी काम मत करो, यानी कि जब बेसिकली वैल्यूम ही नहीं है मार्केट में, लिक्विडिटी मार्केट में नहीं है। सो दीज़ आर द केस कब काम करना चाहिए और दीज़ आर द केस कब काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे हाई वोलेटिलिटी डेट कोई न्यूज़ आ रही हो या किसी कंपनी का स्पेसिफिक इवेंट हो या किसी तरीके का इकोनॉमिक डाटा, जीडीपी, इन्फ्लेशन रेट, रिडिशन हो, या बेसिकली फ्राइडे या हॉलीडे शॉर्ट वीकेंड बेसिकली आप काम मत करो। अब बेसिकली कुछ कॉमन मिस्टेक जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ से बेसिकली हम लोग कुछ साइकोलॉजी की बात करें। ट्रेडिंग एवरी पिवट लेवल विदाउट प्रॉपर कंफर्मेशन हमेशा अवॉइड करना चाहिए, नहीं कि हाई, ऐसा नहीं कि हर पिवट लेवल को वो सपोर्ट करेगा, हर पिवट लेवल पे वो अच्छे से प्राइस काम करेगा, ठीक है। तो हाई और भी कंफर्मेशन के साथ ही आप ट्रेड को प्लान करो। तो प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ ही हमें ट्रेडिंग करना चाहिए, हर पिवट लेवल पे प्राइस सपोर्ट करे ऐसा नहीं है।
चॉपी मार्केट, साइडवेज मार्केट में काम नहीं करना चाहिए। इग्नोरिंग हायर टाइम फ्रेम, हमेशा हायर टाइम फ्रेम को कंसीडर करो, क्योंकि हायर टाइम में आपको एक ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन मिल जाता है। रिवेंज ट्रेडिंग कभी भी नहीं करनी चाहिए। प्रॉपर ट्रेड सेटअप का वेट करना चाहिए, ठीक है। और ट्रेडिंग टू मैनी पोजीशन साइमल्टेनियसली, यानी कि बहुत सारी पोजीशन एक साथ बिल्ड नहीं करना चाहिए। सो दीज आर द एरर जो कि तुम्हें नहीं करना चाहिए। अब कुछ रिस्क मैनेजमेंट एरर देख लेते हैं क्या करना चाहिए। नॉट यूजिंग स्टॉप लॉस और यूजिंग वेरी वाइड स्टॉप लॉस, यानी कहने मतलब क्या है, या तो तुम स्टॉप लॉस ही नहीं यूज़ करते हो, या तो बहुत ही बड़े बड़े स्टॉप लॉस यूज़ करते हो। नहीं, एक एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा क्या है, पहली बात तो वो एसएल लगाता है, और एसएल भी उसके बहुत ही छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर देन रिवॉर्ड। अगर वो ₹1 का एसएल लगाता है तो वो कंपेयर करता है कि उसे 4 या ₹5 मिलें। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहली बात तो एसएल लगाना चाहिए, और एसएल भी बहुत ही बड़े-बड़े एसएल नहीं लगाने चाहिए। पोजीशन साइज़िंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे अकाउंट के बेसिस पे तुम्हारी क्या पोजीशन साइज़िंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं तुम्हारे अकाउंट में 0.1 लॉट के लिए ही अवेलेबिलिटी है अच्छे तरीके से मैनेज करने की, और तुमने 1 लॉट ले लिया। तो इस तरीके से नहीं, तुम्हारी पोजीशन साइज़िंग बहुत ही मैटर करती है, तुम्हारे अकाउंट को लिक्विडेट से बचाती है। लूज़िंग पोजीशन में कभी भी एवरेज नहीं करनी चाहिए। अगर मार्केट पहली बात तो लूज़िंग पोजीशन आने ही नहीं दो। आपका ऑलरेडी एक एसएल प्लान है, तो एसएल आ गया तो कट, ठीक है। ये नहीं कि एसएल एसएल है नहीं और हम प्राइस अगेंस्ट जा रहा है तो हम एवरेजिंग करते जा रहे हैं, तो एवरेजिंग भी नहीं करना चाहिए। पार्शियल प्रॉफिट हमेशा बुक करते हुए चलो, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, नॉट टेकिंग पार्शियल प्रॉफिट, ये इसका मतलब है ये गलती करते हो। हमेशा एक पार्शियल प्रॉफिट लो। जैसे मैंने बताया कि अगर S1 पे आया तो 50% प्रॉफिट बुक कर लो, R1 पे आया तो 50% प्रॉफिट बुक कर लो, उसी के साथ एसएल को भी ब्रेक इवन पे ट्रेल करके रेस्ट तुम बेसिकली आगे के लिए प्रॉफिट चाह सकते हो। तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़रूरी होता है। लूजिंग ट्रेड को कभी भी होल्ड नहीं करना चाहिए होप में। तो दिस आर द एलाइन बेसिकली क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एक स्टॉप लॉस लगाओ, ठीक है। और वो भी छोटे-छोटे एसएल पे काम करो। अकाउंट साइज़ के बेसिस पे पोजीशन साइज़िंग बहुत मैटर करेगी, ठीक है। लूज़ पोजीशन में कभी भी एवरेजिंग मत करो, पार्शियल प्रॉफिट हमेशा बुक करो, और ओवरनाइट पोजीशन को होल्ड मत करो होप में कि ये रिकवर कर जाएगा। अब कुछ प्रो टिप्स ले लेते हैं, ठीक है। एक होता है सेंट्रल पिवट पॉइंट रेंज। एक देखो, पिवट पॉइंट एक कॉन्सेप्ट होता है, उसी के साथ एक सीपीआर कॉन्सेप्ट होता है। सीपीआर में क्या होता है कि पिवट पॉइंट के भी ऊपर एक छोटा और रेजिस्टेंस आ जाता है, एक रेंज वाला रेजिस्टेंस। जनरली इसके ऊपर एक R1 R2 तो होते ही, लेकिन एक छोटे ये सीपीआर लेवल भी देता है, मतलब एक रेंज मिल जाती है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि अगर इसको ब्रेक करेगा तो एक हाई अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हो, और अगर इसको ब्रेक करेगा तो एक हाई डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हो। तो उसको बोलते हैं सीपीआर रेंज, ठीक है, जो कि पिवट का एक थोड़ा ऊपर नीचे रेंज दे देता है। तो ये बेटर एक्यूरेसी में बहुत अच्छे से काम करता है। हायर टाइम फ्रेम हमेशा ज़रूरी है, ठीक है। प्रीवियस डेज़ हाई लोस लेवल्स बहुत ही कंबाइन करता है, और 1:2 रिस्क रिवॉर्ड हमेशा लेके चलो। मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज़ करो। वैल्यूम प्रीसीड प्राइस, वॉच फॉर वैल्यूम स्पाइक्स, ठीक है। हमेशा वैल्यूम को कंसीडर करो। फ्राइडे के दिन मार्केट में अवॉइड करो ट्रेड करना, और अपना ट्रेडिंग जर्नल बना के चलो। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट जो कि तुम्हें एक प्रो ट्रेडर की तरफ से लेना चाहिए। सबसे पहले सीपीआर एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको यूज़ करो। अब मैं बताऊँगा हायर टाइम फ्रेम देखो, प्रीवियस डे हाई लोस ऑलरेडी वो पीवीआर में मिल जाता है तुम्हें। रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रखो, हायर टाइम फ्रेम पे ज़रूर काम करो, वैल्यूम ज़रूर इंपॉर्टेंट है। फ्राइडे अवॉइड करो और ट्रेडिंग जर्नल बनाते हुए चलो। तो मैंने पिवट पॉइंट बताया था, जो पिवट पॉइंट इंडिकेटर होता है वो पिवट होता है। यहाँ पे एक R1 रेजिस्टेंस होता है, R2 रेजिस्टेंस होता है, R3 रेजिस्टेंस होता है। इसी का एक S1 सपोर्ट होता है, एक S2 सपोर्ट होता है, और एक S3 सपोर्ट होता है। तो ये पिवट पॉइंट इंडिकेटर होता है। बट सीपीआर क्या होता है, एक सेंटर पिवट रेंज देता है, यानी कि पिवट पॉइंट में भी एक छोटी सी रेंज बाउंड्री बना देता है, जिसमें हम कह सकते हैं ये एक ऊपर जो होता है इसको बोलते हैं टॉप सेंट्रल, और जो नीचे होता है इसको बोलते हैं बॉटम सेंट्रल। तो ये एक रेंज दे देता है पिवट पॉइंट की, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि अगर इसको ब्रेक किया तो आप अपसाइड के लिए, क्योंकि अगर पिवट पॉइंट के ऊपर चल रहा है तो हम किस तरीके से प्लान करें कि अब ये ऊपर ही जाएगा। तो इसीलिए हमें एक रेंज मिल जाती है, अगर इस रेंज को तोड़ता है तो ऊपर जाएगा, और अगर इस रेंज को तोड़ेगा तो नीचे आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि पिवट पॉइंट रेंज हमें प्रोवाइड हो जाती है। तो जिसको ऊपर का हम लोग बोलते हैं टॉप सेंट्रल, जो कि कैलकुलेट होता है पिवट माइनस BC इंटू पिवट प्लस, ठीक है। और जो बॉटम सेंट्रल होता है, जो पिवट का सपोर्ट होता है, उसको बोलते हैं हाई प्लस लो डिवाइड बाय 2। तो जो सीपीआर रेंज होती है वो टॉप और माइनस बीसी होता है, यानी कि टॉप सेंट्रल और बॉटम सेंट्रल। तो इससे क्या होता है कि जो पहले पिवट पॉइंट एक लाइन मिल रही थी और रेजिस्टेंस R1 R2 मिल रहा था, तो पिवट पॉइंट के ऊपर चल रहा था, लेकिन अब ये कंफर्मेशन मिलेगा कि ये ऊपर ही जाएगा। तो उस केस में यहाँ पे एक सीपीआर रेंज मिल जाती है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि अगर ये टॉप सेंट्रल को तोड़ता है तो ऊपर की तरफ जा सकते हो, और अगर ये बॉटम सेंट्रल को तोड़ता है तो आप नीचे की तरफ प्लान कर सकते हो, ठीक है। अब स्ट्रैटेजी कैसे करती है, तो अगर नैरो सीपीआर है तो इसका मतलब एक ट्रेंडिंग डे हो सकता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सीपीआर जो छोटा-सा है, पिवट पॉइंट और टॉप सेंट्रल और बॉटम सेंट्रल बहुत ही नैरो है, इसका मतलब एक हाई ट्रेंडिंग मार्केट उस दिन रह सकता है। और अगर सीपीआर यानी कि पिवट पॉइंट का टॉप सेंट्रल और बॉटम सेंट्रल थोड़ा वाइड है, तो उस केस में आप कह सकते हो साइडवेज मार्केट रहेगा। ये जो है, ये टॉप सेंट्रल, बॉटम सेंट्रल, ये पिवट के रिस्पेक्ट में है। ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस R1 R2 वो तो होता ही है, लेकिन ये रेंज की बात कर रहा है, जो सीपीआर का एक रेंज होता है।
तो अगर ये वाइड होता है तो वहाँ पे एक चॉपी और बेसिकली रेंजिंग मार्केट होता है, और अगर ये सीपीआर रेंज बहुत ही छोटी होती है तो उस केस में आप ट्रेंडिंग मार्केट अज्यूम कर सकते हो। और क्या बोलता है कि प्राइस टेंड टू स्टे विद इन सीपीआर और रेंजिंग डे। तो रेंजिंग जिनमें क्या होता है वो सीपीआर के अंदर ही मार्केट टहला करता है। तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि मार्केट रेंजिंग है, कम मार्केट साइडवेज और कम मार्केट ट्रेंडिंग है। अगर बेसिकली प्राइस सीपीआर को ब्रेक करता है तो उस दिन आप बेसिकली ट्रेंडिंग फाइंड कर सकते हो ट्रेड में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट। आज की वीडियो में मैंने क्या क्या डिस्कस किया, तो ट्रेड विद ट्रेंड के साथ जाओ, हमेशा स्टॉप लॉस यूज़ करो, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रखो, कंफर्मेशन के लिए आप आरएसआई और ईएमए भी यूज़ कर सकते हो, और किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस, कोई पैटर्न जो चार्ट में पैटर्न होता है या किसी तरीके कैंडलस्टिक पैटर्न को भी कंबाइन कर सकते हो। ठीक है, पोजीशन साइजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जनरल बनाना बहुत ज़रूरी है, अवॉइड ट्रेडिंग करो, ओवर ट्रेडिंग को हमेशा अवॉइड करो और पैशंस के साथ काम करो। पहला है कैलकुलेट डेली पिवट लेवल्स, जो कि ऑलरेडी आपको मिल जाते हैं। कैसे मिल जाते हैं? जैसे आप पिवट इंडिकेटर लगाते हो, आपको एक पिवट लाइन, उसके ऊपर एक R1 रेजिस्टेंस, एक R2 रेजिस्टेंस, एक R3 रेजिस्टेंस, ऐसे ही S1 सपोर्ट, S2 सपोर्ट और एक S3 ऑटोमेटिक वो तुम्हें दिखा देता है। प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करो बेसिकली इसके पास, क्योंकि अल्टीमेटली यही एक जोन है जहाँ से प्राइस बिहेव करेगा कि ऊपर जाना है या नीचे। तो यहाँ बेसिकली एक सीपीआर रेंज बन जाती है। अब ये सीपीआर रेंज जो टॉप सेंट्रल और बॉटम सेंट्रल के बीच में टहला करती है। पहली बात, अगर ये बहुत ही ज़्यादा होगी तो उस दिन तो मार्केट साइडवेज होने वाली है, और अगर बहुत ही रेंज होती है, रेंज नैरो होती है, तो उसके अंदर बेसिकली मार्केट ट्रेंडिंग होनी। अगर ऊपर का टॉप सेंट्रल टूटता है तो अपसाइड के लिए प्लान करो। मैंने ऑलरेडी बताया किस तरीके से प्लान करेंगे, किस तरीके से स्ट्रैटेजी रहेगी पिवट पॉइंट की बाइंग की। ठीक है, तो प्रीवियस फर्स्ट पार्ट में देख लेना। इस तरीके से अगर ये सीपीआर का बॉटम सेंट्रल तोड़ता है तो आप सेल साइड के लिए जा सकते हो। ऑलरेडी मैंने बताया कि सेल स्ट्रैटेजी किस तरीके से काम करती है। तो कंफर्मेशन जरूरी है, बिफोर कंफर्मेशन एंट्री प्लान मत करो। स्टेप 5 एग्जीक्यूट करो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। मैंने ऑलरेडी बता दिया है बाइंग स्ट्रेटजी की, जिसमें टारगेट एसएल किस तरीके से प्लान करेंगे, सेलिंग में किस तरीके से टारगेट और एसएल प्लान करेंगे। तो पहले पार्ट को देख लेना, उसमें और अच्छे से सारी ये स्ट्रैटेजीज पता चल जाएंगी। हमेशा ट्रेड को लर्निंग के पर्पज़ के लिए रिव्यू जरूर करो। सब्सटेंशियल रिस्क होता है, हमेशा याद रखो ट्रेडिंग में। तो हमेशा कोई भी इंडिकेटर जो होता है वो फ्यूचर रिजल्ट नहीं प्रेडिक्ट करता है। रिस्क अपना कैपिटल मेंटेन रखो, हमेशा उतना ही ट्रेड में लूज अवॉइड करो जितना तुम अफोर्ड कर सकते हो। प्रैक्टिस हमेशा डेमो ट्रेडिंग के साथ करना चाहिए। हायर टाइम फ्रेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेली, वीकली और आवर्ली जो होते हैं 4 आवर, उनको जरूर एनालाइज किया करो। उसके बेसिस पे आप बेसिकली क्या कर सकते हो, एक ट्रेंड को फाइंड कर सकते हो। हमेशा ट्रेंड के अगेंस्ट या डोमिनेटेड ट्रेंड के अगेंस्ट काम मत किया करो। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन और इम्पॉर्टेंट वार्निंग। सो होपफुली आज की वीडियो में बेसिकली मैंने पिवट इंडिकेटर को भी अच्छे से समझा दिया। फर्स्ट पार्ट में मैंने ऑलरेडी पिवट इंडिकेटर में बाइंग स्ट्रैटेजी, सेलिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी। आज के पार्ट में बेसिकली जो सेकंड पार्ट था, इसमें मैंने रिवर्सल स्ट्रैटेजी और किस तरीके से बेसिकली डिफरेंट इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हो, आरएसआई और ईएमए का, वो बता दिया। उसी के साथ मैंने बेसिकली एक सीपीआर कॉन्सेप्ट भी समझा दिया, जो बेसिकली पिवट का एक रेंज देता है, जिससे पता चल जाता है अगर टॉप सेंट्रल टूटा तो ऊपर, बॉटम सेंट्रल टूटा तो नीचे है। तो ओवरऑल बेसिकली ये पिवट इंडिकेटर का डिटेल वीडियो आपको दोनों पार्ट में हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली हम लोग फिबोनाची कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जो फिबोनाची इंडिकेटर होता है। तो 90 डेज ट्रेडिंग सीरीज में मैंने बहुत कुछ कवर कर दिया। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि बेसिक जितना भी है वो सारा कवर हो चुका है। तो मैं कैंडल्स के बारे में समझ में आ चुका है, जितने पैटर्न होते हैं, चार्ट पैटर्न जितने होते हैं, सब कुछ में समझ में आ चुका है। तो होपफुली वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और आने वाली वीडियोज़ के लिए नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। तो होपफुली वीडियो पसंद आए तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।